कहानी शुरू होती है एक ऐसे वीरान टापू से जहां जमीन से ज्यादा डर हवा में फैला हुआ था। ये टापू सांपों से भरा हुआ था और यहाँ 4 दोस्त अक्सर एक ही मकसद से आते थे, पैसे कमाने के लिए। उनका काम था खतरनाक सांपों को पकड़ना और फिर उन्हें बेच देना। उस दिन भी वो इसी उम्मीद में यहाँ पहुंचे थे कि कोई बड़ा शिकार हाथ लगेगा। टापू पर पहुंचते ही उन्होंने एक पुराना लेकिन आजमाया हुआ तरीका अपनाया। एक मुर्गे की टांग में मजबूत रस्सी बांधी गई और उसे जमीन के अंदर बनी एक संकरी सुरंग में धीरे से डाल दिया गया। उनका मानना था कि जैसे ही कोई बड़ा अजगर या पायथन उसे निगलने की कोशिश करेगा, वो रस्सी खींचकर सांप को बाहर निकाल लेंगे। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक रस्सी में जोर का खिंचाव महसूस हुआ। सैनथियाओ, जो सबसे आगे खड़ा था, ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। यही वो पल था जब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, डर साफ दिखाई देने लगा। उसे यकीन हो गया कि सुरंग के अंदर कुछ बहुत बड़ा है। बिना ज्यादा सोचे उसने फैसला किया कि वो खुद अंदर जाएगा। उसने साथियों से कहा कि जैसे ही वो इशारा करे, सब मिलकर उसे बाहर खींच लेना। बात खत्म होते ही सैनथियाओ सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। वहाँ सच में एक विशाल सांप था और उसने झट से उसे पकड़ भी लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सुरंग जितनी बाहर से दिखती है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा फैली हुई है। अजीब सी आवाजें, सन्नाटा और घुटन, सब कुछ खतरे का संकेत दे रहा था। घबराकर उसने जोर से चिल्लाकर साथियों को उसे बाहर खींचने का इशारा किया। बाहर खड़ा अरबिंग, जो भारी भरकम शरीर वाला आदमी था, इसे मजाक समझ बैठा। उसे लगा सैनथियाओ डराने के लिए नाटक कर रहा है। हंसते हुए उसने मदद करने के बजाय उसके पैरों में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। लेकिन मजाक उस वक्त खत्म हुआ जब सैनथियाओ की चीखें सच में डर से भर गईं। अब तीनों दोस्त एक साथ रस्सी खींचने लगे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सुरंग के अंदर से एक बेहद विशाल सांप झपटा और पल भर में सैनथियाओ को अपनी पकड़ में लेकर अंदर खींच ले गया। घबराए हुए अरबिंग ने हाथ डालकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड एक सांप ने उसके हाथ को जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचा गया। उसके हाथ से चिपका वो सांप तुरंत मार दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सुरंग के अंदर से आ रही भयानक अजीब सी आवाजें अब किसी आम सांप की नहीं लग रही थीं। सबको लगने लगा कि वहाँ कोई और ही खौफनाक चीज छिपी है। डर के मारे वो लोग बिना पीछे देखे अपनी नाव की ओर भागे। रात हो चुकी थी, बारिश तेज हो रही थी, नाव आगे बढ़ रही थी और अरबिंग अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लग रहा था कि सैनथियाओ की मौत का जिम्मेदार वही है। इसी बात पर नाव में बहस शुरू हो गई और तभी अचानक उनकी नाव को नीचे से जोरदार टक्कर लगी। उस झटके के बाद उन सबके दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगा, कहीं वही टापू वाला खौफनाक मॉन्स्टर उनका पीछा तो नहीं कर रहा। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही नाव को एक और जबरदस्त झटका लगा। इस बार असर इतना ज्यादा था कि पूरी नाव बुरी तरह डगमगा गई और डाबिंग अपना संतुलन खोकर सीधे पानी में गिर गया। डाबिंग को गिरते देख बामियान घबराकर नाव के ऊपर चढ़ा और तुरंत लाइट चालू कर दी। उधर अरबिंग ने बिना वक्त गंवाए रस्सी से बंधा हुआ टायर पानी में फेंक दिया ताकि डाबिंग उसे पकड़ सके। सब कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। इसी बीच जैसे ही अरबिंग की नजर बामियान की तरफ गई, उसके पीछे उसे एक बेहद विशाल सांप खड़ा दिखाई दिया। अगले ही पल वो सांप वहाँ से गायब हो गया, जैसे पानी में घुल गया हो। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसी सांप ने पानी में गिरे डाबिंग पर हमला कर दिया और पल भर में उसकी जान चली गई। अरबिंग ने हिम्मत जुटाकर भाले से उस सांप पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो सांप आम नहीं था। उसने पलटकर इतना जोरदार हमला किया कि अरबिंग हवा में उछल गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उस सांप का शिकार बन गया। अब नाव पर सिर्फ बामियान बचा था। उस विशाल सांप का आकार देखकर उसका डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो कांपते हुए सांप से रहम की भीख मांगने लगा और बार बार कहने लगा कि अगर उसकी जान बख्श दी गई तो वो कभी भी दोबारा सांप नहीं पकड़ेगा। लेकिन सांप नहीं रुका, वो नाव पर चढ़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी बामियान की नजर नाव में रखे एक कैमरे के पास पड़ी कुछ अजीब सी चीजों पर गई। वो सांप के अंडे थे। असल में वही वजह थी जिसकी वजह से वो विशाल सांप इस नाव तक पहुंचा था। अपने अंडों को देखते ही वो और आक्रामक हो गया और अगले ही पल बामियान की भी जान चली गई। कुछ दिनों बाद कहानी एक नई जगह पर पहुंचती है। एक औरत घबराई हुई हालत में शेन नाम के एक आदमी को अपने घर की तरफ ले जा रही थी। शेन एक पेशेवर स्नेक रेस्क्यूअर था। उस औरत के घर में एक खतरनाक सांप घुस आया था, इसलिए उसने मदद के लिए शेन को बुलाया था। घर के अंदर कदम रखते ही शेन की नजर कुछ सांप के अंडों पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि वो अंडे उस औरत का पति कहीं से उठा कर ले आया था। शेन ने साफ शब्दों में कह दिया कि वही सांप इन अंडों की वजह से यहाँ तक पहुँचा है।
तभी ऊपर वाले कमरे से हलचल की आवाज आई। शेन तुरंत वहां पहुंचा। कमरे के एक कोने में वो औरत का पति और उसका बच्चा डरे हुए बैठे थे और उनके सामने वही जहरीला सांप फन फैलाए खड़ा था। सांप ने शेन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेन अपने काम में माहिर था। उसने कुछ ही पलों में सिर्फ एक रस्सी की मदद से सांप को काबू में कर लिया। जब उस औरत के बच्चे ने राहत की सांस लेते हुए शेन का शुक्रिया अदा किया तो शेन ने शांति से कहा, सांप बुरे नहीं होते, बस अपने पिता से कहना कि आज के बाद सांप के अंडे कभी मत चुराना। इसके बाद शेन के पास उसका दोस्त माफिन आया। आते ही उसने अपना मोबाइल शेन के सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक न्यूज क्लिप चल रही थी। रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि कुछ दिन पहले समुद्र में हुई रहस्यमयी घटना के बाद अब पुलिस को समुद्र के किनारे बामियान की लाश और उसका कुछ सामान मिला है। लाश की हालत देखकर साफ लग रहा था कि मामला किसी आम हादसे का नहीं है। ये खबर देखते ही शेन एक पल भी रुका नहीं। वो सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ऑफिस पहुंच गया। वहां उसने बामियान की तस्वीरें सबके सामने रखी और समझाया कि शरीर पर बने दांतों के निशान किसी साधारण सांप के नहीं हैं। उसके मुताबिक ये निशान टाइटन पाइथन के हैं, जिसकी लंबाई करीब 15 मीटर तक हो सकती है और ऐसे सांप सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, स्नेक आइलैंड पर। शेन का मानना था कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उसने संगठन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सरकार से स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की अपील करने की बात कही, लेकिन वहीं मौजूद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर अधिकारी जाओ ने उसकी बात काट दी। उसका कहना था कि इंटरनेशनल स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक इस तरह के विशाल सांप धरती से लगभग 58 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। शेन ने बहस करने के बजाय सबूत सामने रख दिया। उसने बामियान के कैमरे से रिकॉर्ड की गई आखिरी वीडियो चलाई। वीडियो में साफ तौर पर उस विशाल टाइटन पाइथन की झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। अब हालात बदल चुके थे। सबने फैसला किया कि जाओ खुद शेन के साथ स्नेक आइलैंड जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन रवाना होने से पहले जाओ को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। शेन सिर्फ एक स्नेक रेस्क्यूअर नहीं था, वो पहले फौज में रह चुका था और साथ ही उसे स्नेक किंग के वंशज के रूप में भी जाना जाता था। उधर दूसरी तरफ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक पैन 4 वीरान द्वीपों को टूरिज्म प्रोजेक्ट में बदलने की तैयारी कर चुका था। इन्हीं द्वीपों में स्नेक आइलैंड भी शामिल था। पैन इस प्रोजेक्ट में पहले ही भारी पैसा लगा चुका था और अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी मकसद से वो जिन नाम के एक शख्स से मिलने पहुंचा जो ब्लैक मार्केट में सांपों को पकड़कर बेचने के लिए जाना जाता था। पैन को पता था कि अगर इस टापू से सांपों का खात्मा करना है तो उसे जिन जैसे लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। पैन ने जिन के सामने सोने की कुछ ईंटें रखी और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में शेन को रोका जाना चाहिए। अगर शेन ने ये साबित कर दिया कि उस टापू पर सच में टाइटन पाइथन मौजूद है तो उसके पूरे टूरिज्म प्रोजेक्ट में लगाया गया पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। जिन ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया कि वो ऐसी हालत पैदा ही नहीं होने देगा। अगले ही दिन शेन, जाओ और उनका दोस्त माफिन एक नाव के जरिए उसी खतरनाक टापू की तरफ निकल पड़े। सफर के दौरान शेन ने दूरबीन से आसपास का जायजा लिया तो उसकी नजर दूर एक दूसरी नाव पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे जिन अपने गुंडों के साथ उसी दिशा में जाता दिखाई दिया। उसी पल शेन समझ गया कि जिन और पैन के बीच डील हो चुकी है। टापू पर पहुंचते ही जिन ने अपने आदमियों से वहां रुकने का पूरा इंतजाम करवाया और तुरंत टाइटन पाइथन को पकड़ने की योजना बनाने लगा। सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन तभी हालात बदलने लगे। जिन का आदमी मुताऊ थोड़ी दूरी पर शौच के लिए गया था, वहीं पास में बंधा उसका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले ही पल कुत्ता अपनी रस्सी तोड़कर उन्हीं झाड़ियों में भाग गया और फिर वापस नहीं लौटा। ये देखकर मुताऊ के दिल में डर बैठ गया, लेकिन असली खौफ तब सामने आया जब उसने महसूस किया कि कोई बेहद भारी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद मुताऊ लड़खड़ाता हुआ वापस टेंट्स की तरफ पहुंचा। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसी वक्त उसके पीछे से एक विशाल कोबरा भी बाहर निकल आया। वही कोबरा मुताऊ की इस हालत की वजह था। कोबरा को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई और सब लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी वो कोबरा एक आदमी के सामने फन फैलाकर रुक गया। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अगर वो आदमी जरा भी हिलता तो उसकी मौत तय थी। तभी पास के एक टेंट से एक लड़की और 2 आदमी बाहर निकले जो आपस में भाई बहन थे। हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, उन्होंने फैसला खेल के जरिए करने का किया। उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू किया और तय हुआ कि जो जीतेगा वही उस विशाल कोबरा को पकड़ेगा। ये खेल हॉन्ग नाम के आदमी ने जीत लिया। हॉन्ग इस काम में इतना माहिर था कि उसने बिना वक्त गंवाए कोबरा को काबू में किया और कुछ ही सेकंड में उसे एक बैग में बंद कर दिया। इसके बाद उसने वो बैग जाकर सीधे जिन को सौंप दिया। इसी दौरान शेन भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आते ही उसने
जिन से साफ कहा कि उस कोबरा को तुरंत छोड़ दिया जाए। बातों बातों में माहौल गर्म हो गया। थोड़ी बहस के बाद जिन ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर शेन उसकी पकड़ से वो कोबरा वाला बैग छीन ले तो वो उसे ले जा सकता है। अगले ही पल हालात हाथापाई तक पहुंच गए। शेन का फौजी बैकग्राउंड यहाँ साफ नजर आ रहा था। उसकी चालें तेज और सटीक थीं। कुछ ही पलों में उसने जिन को काबू में कर लिया और कोबरा वाला बैग अपने हाथ में ले लिया। अपने बॉस को हारता देख जिन के गुंडों ने तुरंत शेन, माफिन और जाओ पर हथियार तान दिए। माहौल पल भर में और खतरनाक हो गया, लेकिन जिन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने सबको पीछे हटने का इशारा किया। भले ही वो ये लड़ाई हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि असली खेल अभी बाकी है। उधर शेन और उसके साथी उस कोबरा को सुरक्षित तरीके से आजाद कर देते हैं। इसके बाद वो पूरे इलाके में घूम घूम कर टाइटन पाइथन की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। देखते ही देखते रात गहरी हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश से बचने के लिए शेन उन्हें उस पुराने कॉटेज में ले जाता है जिसे कभी उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। ये जगह अब सुनसान थी और जंगल के बीच बिल्कुल अलग थलग खड़ी थी। जैसे ही वो लोग कॉटेज के अंदर कदम रखते हैं, हवा में सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू फैल जाती है। इस बदबू ने शेन को चौकन्ना कर दिया। उसे अंदेशा हो गया कि शायद टाइटन पाइथन हाल ही में यहाँ से गुजरा है। तीनों सावधानी से कॉटेज का मुआयना ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखते ही माफिन और जाओ की हालत खराब हो गई। डर और सन्नाटे ने पूरे कॉटेज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब शेन ने उस लाश को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अरबिन की लाश थी। शरीर की हालत देखकर जाओ ने तुरंत बता दिया कि उसकी मौत किसी आम हमले से नहीं हुई बल्कि उसे जिंदा निगला गया था। ये साफ तौर पर सांप का काम था। शेन ने तय किया कि जैसे ही नेटवर्क मिलेगा वो पुलिस को अरबिन की लाश के बारे में सूचना देगा ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। इसके बाद कॉटेज की दीवार पर उनकी नजर पड़ी जहाँ एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। तीनों ने मिलकर उस छेद के सामने भारी सामान लगा दिया ताकि कोई भी सांप अंदर न घुस सके। थोड़ी देर बाद जाओ कपड़े बदलने चली गई और शेन सबके लिए खाना बनाने लगा। लेकिन कपड़े बदलते वक्त जाओ को अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। उसने आसपास नजर दौड़ाई मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। डर को नजरअंदाज करते हुए वो वापस शेन और माफिन के पास आ गई। खाने के बाद माफिन को शेन के दादाजी के एक पुराने संदूक से एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में साफ तौर पर टाइटन पाइथन दिखाई दे रहा था। उधर शेन और जाओ को फिर से किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। जब शेन ने दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। उसी वक्त माफिन की नजर अरबिन की लाश पर डाले कपड़े पर गई। उसके नीचे कुछ हिल रहा था। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। शेन ने हिम्मत करके कपड़ा हटाया तो नीचे एक जहरीला सांप फुफकार रहा था। शेन ने तुरंत उसे पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरे ही पल एक और सांप ने माफिन को काट लिया। हालात हाथ से निकलते देख शेन ने आग का इस्तेमाल किया और दोनों सांपों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने बैग से जहर का एंटीडोट निकाला ताकि माफिन को बचाया जा सके। लेकिन तभी छुपे हुए जिन के आदमी ने पीछे से आकर शेन को इंजेक्शन मार दिया। कुछ ही सेकंड में शेन का शरीर सुन्न होने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसी पल दोनों जहरीले सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगे। उधर बाहर जिन का ही एक आदमी जाओ को जबरदस्ती खींचकर कॉटेज से बाहर ले आया। उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो जाओ के साथ कुछ गलत करने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के पीछे से टाइटन पाइथन निकला। एक ही पल में उस आदमी को अपनी पकड़ में लिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। जाओ किसी तरह उसकी पकड़ से छूट गई। घबराई हुई जाओ भागकर वापस कॉटेज के अंदर आई। शेन और माफिन की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया, लेकिन शेन ने मुश्किल से उसे एंटीडोट की तरफ इशारा किया। बिना वक्त गंवाए जाओ ने दोनों को एंटीडोट दे दिया और उनकी जान बच गई। अगली सुबह हालात थोड़े संभले। तीनों फिर से टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तलाश के दौरान उन्हें एक पेड़ से लटकी हुई एक बड़ी सांप की केंचुली मिली। ये साफ सबूत था कि टाइटन पाइथन इसी टापू पर मौजूद है। हालांकि शेन जानता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। सच साबित करने के लिए उन्हें अभी और भी ठोस सबूत इकट्ठा करने थे। इसी दौरान उनकी नजर पास ही जमीन पर पड़े योंग पर पड़ी। उसकी हालत बेहद खराब थी, जैसे उसकी जान किसी भी पल निकल सकती हो। शेन ने बिना देर किए अपना एंटीडोट निकाला और उसे दे दिया। कुछ ही देर में योंग की सांसें संभलने लगीं और उसकी जान बच गई। लेकिन तभी जाओ की नजर योंग के शरीर पर लगे एक अजीब से लिक्विड पर गई। उसे समझते देर नहीं लगी। ये निशान टाइटन पाइथन के थे और इसका मतलब साफ था कि वो अब अंडे देने के बेहद करीब है या शायद दे भी चुकी है। इसके बाद वो लोग योंग को सहारा देकर जिनके पास ले आए। वहाँ मौजूद लोगों को पहले लगा
कि योंग की ये हालत शेन की वजह से हुई है। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन तभी योंग को होश आया और उसने साफ शब्दों में बता दिया कि उस पर हमला शेन ने नहीं बल्कि टाइटन पाइथन ने किया था। सच्चाई सामने आते ही जिन का रवैया बदल गया। अपने भाई की जान बचने पर उसने शेन को ढेर सारा सोना देने की पेशकश की, लेकिन शेन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने योंग की जान पैसों के लिए नहीं बचाई। शेन ने जिन से कहा कि अगर वो सच में एहसान मानता है तो सारे पकड़े हुए सांपों को आजाद कर दे और इस टापू को छोड़ दे, लेकिन जिन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी बहस के बाद शेन ने एक और रास्ता सुझाया। उसने कहा कि अगर जिन उसे कीमत चुकाना ही चाहता है तो बदले में उसे एक गाड़ी दे दे। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन मान गया। उसने शेन को गाड़ी दे दी। इसके बाद शेन, जाओ और माफिन वहाँ से निकल पड़े। गाड़ी में जाते वक्त जाओ ने चिंता भरे लहजे में कहा कि उसके हिसाब से टाइटन पाइथन अब तक अंडे दे चुकी होगी। अगर वो अंडे जिनके हाथ लग गए तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पाइथन के बच्चों के बचने के चांस वैसे ही बहुत कम होते हैं। उसने साफ कहा कि उन्हें वो अंडे अपने साथ ले जाने होंगे। इस टापू पर टाइटन पाइथन की मौजूदगी साबित करने के लिए इससे बड़ा और ठोस सबूत कोई हो ही नहीं सकता। चलती गाड़ी में शेन ने आखिरकार जाओ को अपनी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो स्नेक किंग फैमिली का वंशज है और सांपों की हिफाजत करना ही उसका असली मकसद रहा है। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन शेन ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। बामियान की मौत के बाद जब उसने उस पाइथन की रिकॉर्डिंग देखी तब उसे अपने दादाजी की बातों पर यकीन हो गया। शेन ने साफ कहा कि वो चाहता है सरकार इस टापू को नेचर रिजर्व घोषित करे ताकि लालच में आकर लोग यहाँ न आए और अपनी जान न गंवाएं। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक गाड़ी के सामने से टाइटन पाइथन गुजर गया, इतना करीब कि सबकी सांसें थम गईं। बिना वक्त गंवाए शेन ने गाड़ी मोड़ी और उसका पीछा शुरू कर दिया ताकि इस बार पक्के सबूत के तौर पर उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। लेकिन तभी अचानक सामने से एक दूसरी गाड़ी आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसमें जिनका गुंडा खोंग अपनी बहन के साथ था। दोनों को लग रहा था कि उनके भाई की मौत के पीछे शेन का हाथ है। बात करने की बजाय उन्होंने सीधे हमला कर दिया। काफी देर तक जबरदस्त हाथापाई चलती रही। आखिरकार शेन ने खोंग को बेहोश कर दिया और माफिन ने उसकी बहन को काबू में कर लिया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि जाओ कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिना देर किए दोनों उसे ढूंढने निकल पड़े। उधर जाओ अकेले ही टाइटन पाइथन का पीछा करते करते उसकी गुफा तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि पाइथन गुफा से बाहर निकल चुका है। हिम्मत जुटाकर जाओ ने टॉर्च जलाई और नीचे झांका। गुफा के अंदर उसे कई बड़े बड़े अंडे दिखाई दिए। यही वो सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। पाइथन के बाहर होने का फायदा उठाकर जाओ रस्सी के सहारे नीचे उतर गई और अंडों को करीब से देखने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पाइथन वापस लौट रहा है। घबराकर उसने तुरंत एक अंडा अपने बैग में डाला और ऊपर चढ़ने लगी। उसी पल किसी ने नीचे से उसका पैर पकड़ लिया। वो वही आदमी था जिसने पहले कॉटेज के बाहर उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। टाइटन पाइथन ने उसे निगल तो लिया था, लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच गया था और अब बदले की आग में जल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर वो मरेगा तो जाओ को भी साथ लेकर मरेगा। इसी पल जाओ को याद आया कि टाइटन पाइथन की तलाश के दौरान उसने एक सांप से थोड़ा सा जहर निकालकर अपने पास रख लिया था। उसने तुरंत वो जहर निकालकर उस आदमी की आंखों में डाल दिया। दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी जोर जोर से चीखने लगा। जाओ ने मौका पाकर खुद को संभाला और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गई। तड़पते हुए उस आदमी से एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया और उसने जाओ की रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन तभी टाइटन पाइथन गुफा में वापस आ चुका था। अपने टूटे हुए अंडे को देखकर वो बेकाबू हो गया। अगले ही पल उसने उस आदमी को अपनी ताकतवर पकड़ में लिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। गुफा के अंदर गूंजती उस दहशत भरी आवाज के साथ जाओ समझ चुकी थी कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। गुफा से जान बचाकर भागती हुई जाओ जैसे ही जंगल के बाहर निकली, रास्ते में उसे शैन और माफिन मिल गए, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि पीछे से टाइटन पाइथन की भारी सरकती हुई आवाज आने लगी। शैन और माफिन ने देर नहीं की, जाओ को झटपट गाड़ी में खींचा और जान बचाकर वहां से भागने लगे। गाड़ी के अंदर माहौल तना हुआ था। शैन की आंखें जाओ पर टिकी थीं। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा कि क्या वह डीएनए सैंपल के अलावा कुछ और तो नहीं लाई। जाओ ने बिना झिझक झूठ बोल दिया, मगर शैन को यकीन नहीं हुआ। उसे साफ समझ आ रहा था कि पाइथन यूं ही पीछा नहीं कर रही। माफिन ने जब जाओ का बैग खोला तो सच सामने आ गया। पाइथन का अंडा, वही अंडा जिसे जाओ ने चोरी से गुफा से उठा लिया था। शैन ने चेतावनी दी कि अगर यह अंडा वापस नहीं रखा गया तो वे तीनों की मौत तय है, लेकिन जाओ किसी कीमत पर अंडा छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अचानक चाकू निकालकर माफिन के गले पर रख दिया और शैन को गाड़ी तेज चलाने का हुक्म दिया। कुछ दूरी पर जाकर जब पाइथन पीछे छूट गई, जाओ गाड़ी से कूदकर भाग निकली, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि जिन और उसके लोग उसे घेर चुके थे। यही खुलासा हुआ कि जाओ भी किसी मिशन पर थी। उसे टाइटन पाइथन का अंडा लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसी वजह से वह शैन के साथ इस टापू पर आई थी। जिनके
आदमी शैन और माफिन को भी पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आए। शैन ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, मगर जिन को सिर्फ पाइथन चाहिए था। उसने तीनों को बांध दिया और शैन व माफिन को एक कंटेनर में बंद कर उनके ऊपर खून उड़ेल दिया ताकि उस खूंखार सांप को चारे के लिए बुलाया जा सके। खून की गंध ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी। थोड़ी ही देर में पाइथन वहां पहुंच गई। कंटेनर के अंदर शैन ने हिम्मत दिखाई और चालाकी से अपनी और माफिन की रस्सियां खोल दी। दोनों किसी तरह बाहर निकलने ही वाले थे कि जिन ने सीसीटीवी पर सब देख लिया और बाहर से कंटेनर का दरवाजा बंद करवा दिया। वे फिर से फंस चुके थे। यह सब जाओ देख चुकी थी। उसने भी अपने हाथ खोल लिए और उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ी। जिन के गुंडे उसके पीछे पड़ गए, लेकिन उसने यौन के गले पर चाकू रखकर उसे बंधक बना लिया और मौका मिलते ही कंटेनर के ऊपर चढ़ गई। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। जाओ ने बिना एक पल गंवाए कंटेनर के ऊपर बनी छोटी सी खिड़की खोल दी। अंदर फंसे शैन और माफिन ने किसी तरह पाइथन से बचते हुए बाहर छलांग लगाई और सीधे जिन और उसके लोगों पर टूट पड़े। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। होंग शैन पर भारी पड़ रहा था और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक टाइटन पाइथन ने उसे दबोच लिया और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर दिया। उधर माफिन भी बुरी तरह पिट रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने कंटेनर का दरवाजा खोल दिया और अंदर कैद पाइथन को बाहर छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। लोग जान बचाकर भागने लगे। पाइथन ने जिन के भाई योंग को भी अपना शिकार बना लिया। जिन पागल हो गया और इसके लिए सीधे शैन को जिम्मेदार ठहराने लगा। गुस्से में आग बबूला जिन लकड़ी काटने वाले बड़े ब्लेड से शैन पर टूट पड़ा। शैन की जान जाते जाते बची जब आखिरी पल में माफिन ने जिन को धक्का देकर गिरा दिया। इसी अफरा तफरी में जाओ अंडा उठाकर सीधा नाव की तरफ भागी। वह किसी भी कीमत पर इस टापू से निकलना चाहती थी, लेकिन नाव तक पहुंचने से पहले ही जिन वहां आ गया और उसने जाओ को बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया। फिर जैसे ही उसने नाव स्टार्ट की, शैन और माफिन भी वहां पहुंच गए। जिन ने तुरंत जाओ के गले पर चाकू रख दिया और दोनों को नाव से उतरने को कहा, लेकिन जाओ ने अचानक उसके हाथ पर काट लिया। गुस्से में जिन ने चाकू उसकी पीठ में घुसा दिया। तभी शैन ने आग बुझाने वाला यंत्र उठाकर जिन पर फेंका और उससे भिड़ गया। इस बार भी जिन शैन को मारने ही वाला था, लेकिन माफिन ने फिर से उसकी जान बचा ली। तभी शैन की नजर नाव के पास आती उस विशाल पाइथन पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि अगर अंडा वापस नहीं किया गया तो कोई नहीं बचेगा। आखिरकार उसने अंडा लौटाने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी जिन चाकू लेकर पाइथन के सामने खड़ा हो गया। अगली ही पल वह भी उस खूंखार सांप का शिकार बन चुका था। पाइथन ने अपना अंडा उठाया, शैन, माफिन और जाओ की तरफ एक बार देखा और बिना किसी और नुकसान के वहां से लौट गया। इतनी तबाही और मौत के बाद जाओ टूट चुकी थी। उसने शैन से अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगी और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें लालच से नहीं, समझदारी से संभाली जाती हैं। सब कुछ शांत हो चुका था, मगर जाओ के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। उसने शैन से पूछा कि क्या अब भी उनके पास इतना सबूत बचा है कि इस टापू को नेचर रिजर्व घोषित कराया जा सके। शैन ने बिना कुछ कहे अपने पास रखी वह पुरानी तस्वीर निकाली। वही तस्वीर जो उसके दादाजी ने कभी उस विशाल पाइथन की खींची थी। वही आखिरी सबूत था जो इस जगह को दुनिया से बचा सकता था। लेकिन शैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अगर किसी चीज को सच में बचाना हो तो उसे दुनिया की नजरों से दूर रखना ही बेहतर होता है। यह कहकर उसने वह तस्वीर भी समुद्र में उछाल दी। तस्वीर पानी में डूबती चली गई और उसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो गई। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मिलती रहती हैं। तो फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।